हेलो दोस्तों, कैसे हो। असफलता वो सबक है जो सफल होने का रास्ता बतलाती है। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कब देखी गई, किस साइंटिस्ट ने क्या बताया है, क्या इसकी डिस्कवरी है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपन ने इस लेक्चर से पहले वाले लेक्चर में ऐसे बात किया था कि एक सेल है जिसे अपन यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल बोलने में अपन को ये पता लग रहा है कि ये जो सेल है ये मॉडर्न टाइप का सेल है, जिसमें ये जो न्यूक्लियस है इसमें जो डीएनए पड़ा हुआ है इस पे मेम्ब्रेन बाउंडेड डीएनए है। और ये जो इस तरीके की जो सेल होती है उसे यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अच्छा, जब ये यूकैरियोटिक सेल के बारे में पता चला या फिर लिविंग सेल के बारे में जब पता चला तो यही देखा गया है, जो ये मैंने बोर्ड पे लगा रखा है ना, बस इतना ही देखा गया है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, इतना क्लियरली नहीं दिख रहा, क्योंकि पुराने टाइम में हमारे पास में सिंपली क्या है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप से इतना ही स्ट्रक्चर दिख रहा था। इसका मतलब क्या दिख रहा है, एक आउटर मोस्ट कवरिंग दिख रही है, जिसमें मैं ऐसे बोल सकता हूं जैसे अपने सामने कोई सेल है और उस सेल की बाउंड्री कहां तक है, वो बाउंड्री दिख रही है, और उसके बीच में एक थोड़ा सा डार्क स्टेनिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, बस। इसके अलावा इसके बीच में यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, यहाँ पे चाहे प्लास्टिड है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे और लाइसोसोम है, जो भी है पार्ट, इसमें प्रोटीन के पैचेज भी होंगे छोटे छोटे, लेकिन ये पार्ट अपन को दिख नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो साइटोप्लाज्म जिसे अपन बोलते हैं, उस साइटोप्लाज्म को एक ऐसे फ्लूइड जैसा कुछ स्ट्रक्चर ही दिख रहा है, और बीच में थोड़ा सा स्टेनिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। बाकी ये सेल इतना ही दिखा था, इतना ही दिखा तो अपन को अंदर जो सेल में जो ऑर्गेनेल जिन्हें अपन बोलते हैं उनके बारे में अपन को कोई आइडिया नहीं चला। कब? जब तक मार्केट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब तक नहीं आया तब तक अपन को सेल के ऑर्गेनेल्स, सेल के बीच में जो डार्क स्टेनिंग स्ट्रक्चर दिख रही उसके बारे में, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग के बारे में, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग के बारे में अपन को कोई आइडिया नहीं लग रहा है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसे मान लेता हूं ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं सिंपल माइक्रोस्कोप से देखूं तो मुझे ये बस बाहर से दिखेगा, अंदर इसमें ये किस चीज से बना हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। ये कब दिखेगा मेरे को, जब मेरे पास में एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप होगा, तब मैं इसे देख पाऊंगा। अदरवाइज तो मुझे बस ये दिख रहा है कि ये मार्कर है और इसका मैं लिखने के लिए यूज कर लेता हूं, बस इतना ही दिख रहा है मेरे को। लेकिन अगर मेरे पास में इसको सही से देखने के लिए अच्छी क्वालिटी का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है, तो मैं क्या करूंगा यार, इसे ये तो चेक ही कर सकता हूं ना कि इसको तोड़ के मैं चेक कर लेता हूं कि इसमें प्लास्टिक कितना है, इसमें आयरन कितना है, इसमें और भी बहुत सारे आयंस कितने हैं, ये सारी चीजें मैं इसको तोड़ के चेक कर सकता हूं। तो साइंटिस्ट लोगों ने भी जब तक मार्केट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था तब तक एक सेल को, उसकी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के ये चेक किया गया कि इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, किस चीज से बनी हुई है। तो तोड़ के देखे ये कि ये सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से है। तो सबसे पहले तो बात है इस सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की ही है कि डिस्कवरी कैसे हुई। तो डिस्कवरी में ये पता लगा कि अपने पास में सिंपल माइक्रोस्कोप किसी यूकैरियोटिक सेल को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यूकैरियोटिक सेल को ऑब्जर्व किया तो अपन को पता लगा कि कुछ ऐसा दिख रहा है। अब जो केमिकल स्टडी जो किया गया, केमिकल स्टडी का मतलब क्या बोला, जैसे मैंने मार्कर को तोड़ के देखा था ना, उसी तरीके से सेल के आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर को तोड़ के देखा गया। और वो जो केमिकल स्टडी जिस सेल पे किया गया वो सेल थी ह्यूमन आरबीसी सेल, रेड ब्लड सेल थी। रेड ब्लड सेल को ही यहाँ पे क्यों यूज किया गया और किसी सेल को यूज क्यों नहीं किया गया, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर ये है कि आरबीसी सेल में, मैच्योर आरबीसी सेल में आपके पास में सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होने का मतलब क्या है, सेल में मिलने वाले जो अंदर के पार्ट होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे लाइसोसोम हो गया, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, ये सेंट्रियोल हो गया, ऐसे ऐसे जो मैंने पार्ट बोले हैं ये आरबीसी सेल में एब्सेंट होते हैं। इसलिए आरबीसी सेल में क्या दिखता है, मेम्ब्रेन ज्यादा अच्छे से दिखता है। इसलिए साइंटिस्ट ने आरबीसी सेल को इसकी डिस्कवरी में या फिर इसका केमिकल एनालिसिस में यूज किया। अब केमिकल एनालिसिस से यूज करने के बाद में ये पता लग रहा है कि इस आरबीसी सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसमें 52% के समथिंग प्रोटीन है और 40% के समथिंग लिपिड है और 8% अदर चीजें हैं। तो यहाँ पे अदर चीजें मैं लिख सकता हूं कि अदर चीजें हैं 8%। ये कुछ इस सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन दिख रहा है जो आरबीसी सेल को तोड़ने के बाद में मुझे पता चला। ये यहां तक की जो बात है वो डिस्कवरी को लेके बात है। अब डिस्कवरी की जा रही है, आपको मैं सीधी सी बात ये बता दूं कि जो सेल मेम्ब्रेन है
उस सेल मेम्ब्रेन का कंप्लीट केमिकल एनालिसिस तब हुआ जब मार्केट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए थे। और आपको डेट याद रखनी है, मतलब एक टाइम पीरियड याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए थे 1950 के आसपास। 1950 के आसपास ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए। इसलिए आप अगर सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में जो चीजें पढ़ते हैं वो सारा का सारा स्टडी 1950 के बाद में ही मिलेगा। उससे पहले किसी भी ऑर्गेनेल के बारे में डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। ये जनरल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद में ही पता चला कि क्रोमोसोम क्या होता है और डीएनए क्या होता है, उसमें क्रोमेटिन क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसमें किस तरीके से प्रोटीन लिपिड बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी कैसे सिंथेसिस होता है। ये सारी की सारी बातें जो अपन बोल रहे हैं ये सारी बातें 1950 के बाद में पता चली है। क्यों? क्योंकि 1950 के बाद में ही 1950 में ही अपने पास में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया जो अच्छे से चीजें अपन को जूम करके दिखा रहा है। इसलिए अपन यहाँ पे सारी की सारी स्टडी 1950 के बाद में पढ़ने वाले हैं। चलो, अगर मैं बात करूं कि ये तो हो गया केमिकल कंपोजिशन आरबीसी। अब ये जो मैंने बताया था कि ये पिछले लेक्चर में कि एक सेल को मैंने फैक्ट्री बनाया था, उसके बीच में एक मेरा ऑफिस था, उसके बाद में मैंने बहुत सारे सेल के ऑर्गेनेल्स बनाए थे। मतलब मैंने बहुत सारे इस फैक्ट्री के बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए छोटे छोटे। और अब मैं इस फैक्ट्री में एंटर करने जा रहा हूँ, इस फैक्ट्री को चेक कर रहा हूँ। चेक करने के लिए मेरे को इस दीवार को फाड़ना पड़ेगा और इस दीवार को फाड़ने के लिए मुझे इस दीवार को ऐसे तोड़ने के लिए मैंने कोई चीज यूज करी। और जब मैंने इस दीवार को तोड़ा तो मुझे पता लगा कि यार केमिकल कंपोजिशन इस दीवार का क्या है। तो मेरे को दीवार का केमिकल कंपोजिशन पता चला। अब मैं इसकी सेल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो मैं स्ट्रक्चर के बारे में सीधी सी बात कर लेता हूं कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से मैनेज की गई। अब मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके यहां पे रखी है। इसमें ये जो आपको ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें क्या दिख रहा है आपको, एक ये थोड़ा सा राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके नीचे दो टांगे दिख रही है, मतलब एक हेड दिख रहा है और दो टांग दिख रही है। तो हेड और टांगे ऐसे लगी हुई है, मतलब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसके नीचे से कुछ ऐसा है। तो इस तरीके से मैंने हेड टेल को ऐसे रिपीट कर रखा है। तो हेड टेल की एक लाइन बना रखी है मैंने। और ये जो हेड और टेल जो मैं बोल रहा हूं ये लिपिड है। अब लिपिड क्या है इसकी बात मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये लिपिड है क्या। ये एक्चुअल में फोस्फोलिपिड है। अब ये फोस्फोलिपिड क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो फोस्फोलिपिड है इसकी एक पट्टी बन रही, देखो ये एक पट्टी बन गई, दूसरी पट्टी नीचे बन रही है और इसकी अपोजिट जैसी बन रही है, मतलब इसकी एक तरीके से मिरर इमेज बन रही है। तो इसकी पट्टी एक नीचे और है, इसका मतलब फोस्फोलिपिड की एक लेयर ऊपर है, फोस्फोलिपिड की एक लेयर नीचे है। इसका मतलब कितने लेयर है? दो लेयर है। तो इसे अपन बोलेंगे बाइलेयर ऑफ फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड की क्या है? बाइलेयर है। तो फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है। इसके बाद में सर ये क्या बना रखा है? ये जो बीच में ये जो पट्टी सी डाल रखी है मैंने, ये रेड कलर की और ये थोड़ी सी ब्राउन कलर की, ये जो पट्टी है ये पट्टी है एक्चुअल में प्रोटीन। और ये प्रोटीन बीच में इस लेयर के बीच में फंसी हुई है, इसलिए इन दोनों प्रोटीन को अपन इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, या फिर इंटरनल प्रोटीन बोल सकते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन या फिर क्या बोलेंगे? इंटरनल प्रोटीन। सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं ये क्या है? ये है फोस्फोलिपिड। दिस इज फोस्फोलिपिड। और फोस्फोलिपिड की कितनी लेयर है? तो मैं बोल देता हूं बाइलेयर ऑफ फोस्फोलिपिड। ये मैंने यहां पे लिख दिया बाइलेयर ऑफ फोस्फोलिपिड। तो एक लेयर ये हुई, एक लेयर ये हुई, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने बोला कि ये क्या है? ये है इंटरनल प्रोटीन, या फिर मैं इसे बोल देता हूं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गई। इंटरनल प्रोटीन या फिर बोला मैंने इंटीग्रल प्रोटीन। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद में ये तो हो गई बीच में फंसी हुई प्रोटीन, तो ये तो इंटरनल हो गई। इसके बाद में ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बाहर भी लगा रखी है मैंने, ये जो सर्कल बना रखा है ये भी प्रोटीन ही है, लेकिन ये इंटरनल में नहीं है, मतलब इंटरनल पार्ट में नहीं है। ये पेरीफेरी, मतलब सेंटर से दूर वाले पार्ट में है। तो सेंटर से दूर वाले जोन को अपन पेरीफेरल जोन बोलते हैं। और ये जो प्रोटीन लगी हुई है, ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम है पेरीफेरल प्रोटीन या फिर एक्सटर्नल प्रोटीन बोल सकते हैं। तो अपन यहां पे लिख देते हैं पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन, या फिर यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सटर्नल प्रोटीन। क्या लिख दिया मैंने? एक्सटर्नल प्रोटीन। ये एक्सटर्नल प्रोटीन हो गई। क्या बोला मैंने? ये फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होगी, तो ये पेरिफेरल प्रोटीन होगी, ये होगी इंटरनल प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। उसके बाद में ये मैंने जो ऐसे सर्कल से ये एक चेन सी बना रखी है, इस चेन का नाम है यहाँ पे ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन बना रखी है। अब ये कार्बोहाइड्रेट की चेन देखो कहां पे लगी हुई है,
यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रोटीन से लगी हुई है, यहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट की चेन प्रोटीन से लगी हुई है, यहाँ पे भी प्रोटीन से लगी हुई, यहाँ पे देखो किस पे लगी हुई है, यहाँ पे लिपिड पे, फोस्फोलिपिड पे लगी हुई है। इसलिए इस कार्बोहाइड्रेट की चेन के इस वाले इस जोन को अपन एक नाम दे देते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में बोल देता हूं, ये ग्लूकोज है, ये प्रोटीन है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे यहाँ पे ग्लूकोज का एक वर्ड यहाँ पे बनाएंगे और इसे अपन बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलेंगे इसको? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया, ये है ग्लाइकोप्रोटीन। क्योंकि ये ग्लूकोज, ये तो ग्लूकोज हो गया और ये प्रोटीन, तो इसका नाम क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन आपको ऐसे सुनने में भी आता है, कई बार बहुत बार आपने सुना होगा। ये जो लिपिड है और ये क्या है? ग्लूकोज। तो इसके लिए मैंने यहां से फिर से लिख दिया ग्लाइको, और ये क्या है? लिपिड। तो मैंने यहां से लिख दिया ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड क्या होता है और ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि अगर ग्लूकोज प्रोटीन से लगाओ तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, अगर ग्लूकोज लिपिड से लगाओ तो ग्लाइकोलिपिड हो गया। सिंपल सी बात है। अब मैंने यहाँ पे बीच बीच में छोटे छोटे पैचेज और बना रखे हैं। ये पैचेज क्या है? ये पैचेज है बेटा, ये पैचेज है, इस पैचेज का नाम है कोलेस्ट्रॉल। ये है कोलेस्टेरोल, दिस इज कोलेस्टेरोल। तो ये कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है। सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है। अब इसकी मैं डिटेल स्टडी अगर करना चाहूं और मैं इसके बारे में थोड़ा सा और समझना चाहूं तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे लिख लिख के बता देता हूं कि कौन सी चीज किस तरीके से अरेंज है। अब मैं यहाँ पे इसको बताना जा रहा हूं कि ये जो फोस्फोलिपिड ये है क्या भाई। इस स्ट्रक्चर को मैंने कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लिया। ये तो मैंने हेड लिखा है, ये हेड क्या है, और ये जो टेल लिखा है ये टेल क्या है, और इस पूरे पार्ट को मैं फोस्फोलिपिड क्यों बोल रहा हूं। देखना, आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ी होगी केमिस्ट्री में। इस तरीके से मैं 3 कार्बन लगाता हूं पहले लाइन से, ऐसे मैं 3 कार्बन लगाता हूं, फिर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाई है, इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बनाई है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये केमिस्ट्री में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, और इस स्ट्रक्चर का नाम है ग्लिसरॉल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इसका नाम है। इसके बाद में मैंने क्या किया है, मैंने एक रिएक्शन कराई है। किसकी रिएक्शन कराई है? मैंने एक कार्बन की लंबी चेन ली है, ऐसे करके मैंने कार्बन की लंबी चेन ली है ऐसे करके, और उसके बाद में इस कार्बन की लंबी चेन से मैंने एक ग्रुप जोड़ दिया है जिसे मैं बोलता हूं C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक लंबी चेन। इस लंबी चेन के साथ में मैंने ये जोड़ दिया है। ये एक तरीके से ये जो पार्ट है इसका नाम है फैटी एसिड। इसका नाम क्या बेटा? फैटी एसिड। ये फैटी एसिड होता है। तो मैंने क्या क्या लिख दिया? मैंने लिखा ग्लिसरॉल का एक पूरा मॉलिक्यूल लिख दिया, इधर मैंने एक फैटी एसिड की चेन बना दी, ऐसे ही फैटी एसिड की चेन मैंने यहां पे और बना दी है, इसी तरीके से मैंने फैटी एसिड और लगा दिया। ये लो, मैंने फिर से ये जो चेन है इस तरीके से एक ये जितने भी कॉर्नर है सब कार्बन है, तो ये कार्बन की लंबी चेन, फिर कार्बन की लंबी चेन, और यहाँ पे मैंने लगा रखा C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं? फैटी एसिड बोलते हैं। अगर मैं एक और फैटी एसिड लगा दूं, यहाँ पे एक और फैटी एसिड लगा दूं तो ये फैट बन जाएगी। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के तीन अगर चेन है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं 3 लाइन बना दूं ऐसे, तो ये होती है फैट। इसे क्या बोलते हैं? फैट बोलते हैं। और इसे अपन बोलेंगे ये यहाँ पे एक ये फैटी एसिड की चेन है और ये यहाँ पे ग्लिसरॉल है, और यहाँ पे मैंने क्या चिपकाया है? यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से ग्रुप चिपका दिया, जिसे मैं ऐसे डिजाइन कर देता हूं। इस तरीके से मैंने फॉस्फेट ग्रुप चिपकाया है। अब मैंने ऐसे लिखने का भी कुछ रीजन है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे रिएक्शन करके कुछ बनाया है। अब आप केमिस्ट्री में भी यहाँ पे एक रिएक्शन पढ़ते हैं, जब भी आपके पास में केमिस्ट्री में इस तरीके की कंडीशन बन जाए, इस तरीके की कंडीशन बन जाए, इस तरीके किस तरीके की कि 2 OH पास में आ गए हैं, तो वहां से वाटर बाहर निकाल देना, वहां से पानी बाहर निकाल देना है। तो यहां से वाटर बाहर निकाल दो, यहां से जैसे ही वाटर बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा भाई? देखो ये तो हो गया यहाँ पे एल्कोहल, ये हो गया एसिड। तो एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन जब होती है ना, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? एस्टर बॉन्ड बनता है क्या? तो एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन में एस्टर बॉन्ड बनता है। तो यहां से आप क्या निकाल दो? यहां से एक H2O बाहर निकाल दो भाई, H2O बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे H2O बाहर निकाल देते, ये बॉन्ड यहां से ऐसे लिंक कर देते हैं, ऐसे ही यहाँ पे बना देते हैं ऐसे करके। इस तरीके से मैंने एक H2O बाहर निकाला और इस तरीके से मैंने बॉन्ड बना दिया। तो ये तो बन गया यहाँ पे ऐसा ही बॉन्ड बन गया, और यहां से जब ये H2O बाहर निकलता है तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अब देख लो, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक यहाँ पे ये फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट आता है भाई। फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4,
और फॉस्फेट क्या होता है बेटा, PO4-3। ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फेट ये बनता है तो फॉस्फोरिक एसिड सारे के सारे H+ रिलीज कर देता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है। तो ये एक चेन बन गई, फैटी एसिड की चेन है, एक ग्लिसरॉल है, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं, इसे ही अपन फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। और ये फॉस्फोलिपिड का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो है बेटा हेड, और ये है टेल। तो ये यहां से लेके यहां तक पूरा हेड है, और ये दो क्या होगी, टेल होगी। अब देखो ये यहाँ पे जो हेड बनता है, ये हेड बन जाता है पोलर। ये पोलर बन गया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये पोलर हेड बनता है, इसलिए पोलर हेड बाहर है, पोलर हेड बाहर की तरफ है, पोलर हेड बाहर की तरफ है। अब ये क्या होता है, ये जो टेल है, ये टेल बन जाती है नॉन पोलर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, यहाँ पे ये है नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर। और ये बेटा हेड क्या है, ये पूरा हेड क्या बन गया, ये बन गया पोलर। तो इसका मतलब फॉस्फोलिपिड में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हेड, एक होता है टेल। टेल क्या होता है, नॉन पोलर, और हेड क्या होता है, पोलर। अब एक कॉन्सेप्ट सुना होगा केमिस्ट्री में, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है मतलब समान चीजें, जैसे पोलर पोलर को अटैक करता है, नॉन पोलर नॉन पोलर को अटैक करता है। तो जब भी इस मेम्ब्रेन के पास में वाटर आता है, तो वाटर खुद यहाँ पे क्या है, वाटर जब यहां से आ रहा होता है तो ये कहीं ना कहीं पोलर हेड के पास में आ गया, और वाटर जब इसके पास में आता है तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वाटर से दूर जाना चाहता है। ये पोलर के पास में है, तो यहाँ पे वाटर तो आ जाता है पास में, लेकिन ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये बीच में आया, और इसको वाटर से नफरत है। नॉन पोलर पार्ट को वाटर से नफरत है, क्योंकि ये नॉन पोलर है और वाटर कैसा होता है, पोलर। तो वाटर पोलर है तो पोलर के पास में तो आ सकता है, क्योंकि लाइक डिजो लाइक है ना, तो समान समान को बोल रहा है। लेकिन ये वाला पार्ट, अब यहां से जब वाटर इधर से इधर जाना चाहेगा, जैसे मैं ऐसे बोल दूं कि ये जो लेयर है, इसको मैं ऐसे घुमा देता हूं, एक सेल बना देता हूं, इस तरीके से मैंने एक सेल बना दिया, तो यहां से वाटर या तो बाहर जाना चाहता है या तो बाहर से अंदर आना चाहता है। तो वाटर को यहां से यहां पे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगी, परमेबिलिटी वाटर के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि फॉस्फोलिपिड में जो ये हेड है ये तो पोलर है, लेकिन जो टेल है ये यहां से जब वाटर जाएगा तो ये बोलेगी नहीं नहीं इधर से कोई रास्ता नहीं है, तो वाटर बेटा इधर से जाना आना जाना नहीं कर पाएगा। अब इसके आगे जो बात है वो ये है कि इसमें जो ये हेड वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से अरेंज है। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा से रिकेप करके देखिएगा, यही बात है। इंटीग्रल प्रोटीन मैंने यहाँ पे बोल दी। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो टेल वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट जो है, इस टेल वाले पार्ट का नाम क्या है यहाँ पे, ये है हाइड्रोफोबिक एंड। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड है, हाइड्रोफोबिक। देखो फोबिया यानी क्या होता है, फोबिया यानी डर होता है ना, बोलते हैं ना कि इस चीज से लेके मेरे को फोबिया है, इस चीज से लेके मेरे को फोबिया, फोबिया यानी डर होता है। तो इसको वाटर से डर है, ये वाटर को पास में नहीं आने देता, इसलिए ये टेल वाला पार्ट है ना, जो ये टेल वाला पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक यानी दुश्मन, फोबिया यानी डर, इससे दुश्मन। ये जो हेड वाला पार्ट है ये होता है हाइड्रोफिलिक, ये होता है हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफिलिक, फिलिक यानी होता है प्यार करने वाला, लविंग पार्ट, वाटर लविंग पार्ट। ये वाटर लविंग पार्ट है, ये वाटर से प्यार करने वाला पार्ट है। ये पोलर है और पोलर सॉल्वेंट में आराम से डिसोल्व हो सकता है। तो ये वाला हेड वाला पार्ट हो गया हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब H2O से प्यार करने वाला पार्ट ये है, ये H2O से दुश्मनी रखने वाला पार्ट है। तो अंदर वाला पार्ट H2O से दुश्मनी रखता है, बाहर वाला पार्ट H2O से प्यार करता है, इसलिए वाटर यहां तक तो रहता है लेकिन पार नहीं हो सकता। पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये कुछ इस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई कर लेगी। तो मैं लास्ट में आपको ट्रांसपोर्टेशन बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक चीज बाहर से अंदर और अंदर से बाहर हो सकती है। तो ये जो पार्ट है, अब मुझे बताओ, जब यहाँ पे ये वाला पार्ट यहां से तो वाटर ये है, तो ये वाला पार्ट हमेशा वाटर से बचा रहता है, पर यहां से वाटर आ गया तो क्या किया नेचर ने कुछ किया ऐसे। देखो क्या किया होगा, नेचर ने कुछ इस तरीके से किया होगा कि इसको ऐसे एक सर्कल में बना दिया, इस तरीके से सर्कल बना दिया, इस तरीके से एक लेयर बना दी होगी, जिसमें इस तरीके से एक लेयर बन गई, तो ये एक सेल बन गई होगी इस तरीके से। तो ये अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये क्या बन गई, ये सेल मेम्ब्रेन बन गई, और ये अंदर सेल का अंदर वाला पार्ट है, और ये आउटर मोस्ट पार्ट हो गया। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये इस तरीके से, तो ये इस पूरे पार्ट को कहीं ना कहीं वाटर से प्रोटेक्शन दिए जाने का काम किया जा रहा है सेल मेम्ब्रेन के केस में।
ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा, इसका कंपोजिशन भी पता चला होगा किससे बनी होती है चीजें। अब इसके बाद में जो बात है कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में और क्या क्या बातें बोली गई है, किस साइंटिस्ट ने क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो उसके बारे में कुछ बातें बोली गई। तो कुछ मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं, कुछ साइंटिस्टों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, मॉडल्स दिए हैं कि हम बोलते हैं कि मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से दिखती है। तो एक यहाँ पे मॉडल आता है जिसे अपन बोलते हैं रॉबर्टसन मॉडल। रॉबर्टसन मॉडल क्या बोलता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका जो ये कंपोजिशन है कुछ इस तरीके से अरेंज रहता है कि बाहर रहती है कि प्रोटीन की लेयर रहती है। बाहर क्या रहती है? बाहर एक प्रोटीन की लेयर रहती है, बाहर दोनों तरफ एक प्रोटीन की लेयर रहती है, अंदर होता है लिपिड। तो ये कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि प्रोटीन लिपिड और प्रोटीन, PLLP, इस तरीके से प्रोटीन लिपिड प्रोटीन में क्या हुआ कि ये इस तरीके से एक यूनिट बन गई है। तो इसने बोला यूनिट मॉडल कि एक यूनिट यहां पे बन गई है, यूनिट मेम्ब्रेन इसको बोल दिया कि यहां से क्या होता है, इसने रॉबर्टसन ने इस मेम्ब्रेन को क्या बोला, यूनिट मेम्ब्रेन, जिसमें यूनिट यहाँ पे यूनिटी किसकी है? यूनिटी है यहाँ पे प्रोटीन की होगी और लिपिड की। तो प्रोटीन बाहर होता है और लिपिड अंदर होता है। जो मॉडल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चला, लेकिन ज्यादा यहाँ पे माना नहीं गया। इसके बाद में बोलते हैं दूसरा मॉडल जो है वो एक दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम है डेनियल। तो डेनियल नाम के साइंटिस्ट ने मॉडल प्रपोज किया और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि लिपिड की जो बाइलेयर है वो बीच में होती है और बाहर होती है प्रोटीन के पैचेज। इस तरीके से बाहर प्रोटीन लगी होती है। इसने यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरनल प्रोटीन की ज्यादा बात नहीं की है, तो इंटरनल प्रोटीन की बात नहीं की, बाहर जैसा इसने बोला कुछ ऐसा ही इसने डेनियल ने भी बोल दिया। तो प्रोटीन की बाहर ऐसे कवरिंग है और बीच में क्या लिपिड है। ऐसा जो मॉडल होता है, कहीं ना कहीं आपने सैंडविच यहाँ पे खाई होगी सैंडविच, तो सैंडविच के बीच में कुछ ऐसे मसाला भरा होता है, बीच में कोई भी खाने वाली चीजें, तो इसको यहाँ पे बोला गया कि ये है सैंडविच मॉडल। इसको यहाँ पे सैंडविच मॉडल बोल दिया। तो जो यहाँ पे डेनियल ने बोला वो बोला सैंडविच मॉडल हो गया डेनियल का, और ये जो यूनिटी ऑफ मेम्ब्रेन है ये हो गया रॉबर्टसन का मॉडल। तो ये कुछ इस तरीके से मॉडल है, ये मॉडल ज्यादा नहीं चले। अच्छा, पहले इन सभी मॉडल्स को डिटेल में पढ़ते थे, और भी बहुत सारे मॉडल है। किसी ने बोला रसगुल्ला चाशनी मॉडल, रसगुल्ले जैसे चाशनी में डूबे होते हैं ना, इस तरीके से। प्लम पुडिंग मॉडल ये बोला, प्लम पुडिंग मतलब यहाँ पे जो आलू की चिप्स होती है ना, वो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो ऐसे कुछ मॉडल्स आए जो सेल मेम्ब्रेन को लेके बहुत सारे, लेकिन वो चले नहीं। पहले सारे मॉडल्स के बारे में पढ़ते थे, आजकल नहीं पढ़ते। आज अपन पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में जो मॉडल दिया हुआ उसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। वो क्या बोलता है कि साइंटिस्ट ने क्या बोला, कब बोला, ये डेट भी आपको याद रखनी, क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक साइंटिस्ट, यहाँ पे दो साइंटिस्ट देते हैं, वो टाइम है 1972 और साइंटिस्ट का नाम है सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये बोलता है कि ये बाहर और ये दोनों तरफ दो लेयर होती है फोस्फोलिपिड की दो लेयर होती है, जिसे अपन बाइलेयर ऑफ फोस्फोलिपिड बोल देते हैं, और इसके बीच में प्रोटीन होती है, और ये प्रोटीन ऐसे लेटरल मूवमेंट कर सकती है। क्या बोला इन्होंने ये बोला कि जो प्रोटीन है ये ऐसे लेटरल मूवमेंट कर जाएगी, ऐसे लेटरल मूवमेंट कर सकती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे लेटरल मूवमेंट कर सकती है। मतलब इन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से एक ओशियन में, जिस तरीके से एक रिवर में जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो जो आइसबर्ग होता है, आइसबर्ग इन ओशियन, ऐसे बोल दिया गया कि जैसे लिपिड का एक क्या है, समुद्र है, लिपिड का एक सी है, और उसके बीच में क्या तैर रही है, बर्फ तैर रही है, आइसबर्ग उसमें ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, वो लेटरल मूवमेंट करते जा रहे हैं। तो ये मॉडल कहीं ना कहीं ज्यादा सुटेबल था, और इसीलिए यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो ऐसे बोलते हैं कि लिपिड के बीच में ये जो प्रोटीन है लेटरल मूवमेंट कर सकती है, और इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दे रखा है। वो डायग्राम में इसी तरीके की कुछ लेवलिंग आप देख भी सकते हो यहाँ से, और ऐसा यहाँ पे कुछ लेवलिंग वाले क्वेश्चन या फिर यहाँ से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, तो सिंगर एंड निकोलसन नाम साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। उसके बाद में 1972 में ये मॉडल दिया गया। देखो ये जो सारी बातें बोली गई ये 1972, अब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अच्छी तरीके से इस चीज को ऑब्जर्व करके, और यहाँ पे बोला गया सेमी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेमी फ्लूइड होता है मतलब फ्लूइड का आधे जैसा पार्ट, फ्लूइड होता है पूरी तरीके से तरल मतलब एकदम थिन पार्ट। यहाँ पे ये प्रोटीन है और ये लिपिड है, ये थोड़ा सा सेमी सॉलिड बनाता है, इसको सेमी फ्लूइड बनाता है। और ये यहाँ पे बोला गया है प्रोटीन सो लेटरल मूवमेंट, तो प्रोटीन यहाँ पे लेटरल मूवमेंट करती है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, सिंगर और निकोलसन ने यहाँ पे दिया है।
इस तरीके से यहाँ पे 3-4 बातें करी अपन ने। डिस्कवरी की बात करी, स्ट्रक्चर की बात करी, उसके बाद में अपन ने मॉडल्स बताए। मॉडल्स के बाद में लास्ट जो ये पोर्शन है, इस चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है वो है कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस है, रोल क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, तब जाके मेम्ब्रेन के बारे में सारी बातें अपन को समझ में कहीं ना कहीं आएगी। तो मैं एक एक करके आपको इसके रोल बता देता हूं कि इस सेल मेम्ब्रेन के रोल क्या है। ये 4 नंबर पे जो पॉइंट मैंने लिख रखा है, यहाँ पे रोल लिख देता हूं। रोल क्या क्या है, रोल के बेस पे अपन बहुत सारी बातें करेंगे भाई। अब मैंने बोला बेटा ये कि ये सेल का चेंबर है, कि सेल का चेंबर, तो ये सेल के चेंबर में से या तो वाटर का मॉलिक्यूल या फिर कोई भी मॉलिक्यूल यहां से यहां पे ट्रांसपोर्ट होना चाहता है। तो पहला जो रोल है उसे मैं बोल देता हूं ट्रांसपोर्टेशन। एक सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन कैसे करती होगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है भाई, यहां से यहां पे चीजें कैसे एक्सचेंज हो जाती है, क्योंकि कुछ पोलर पार्ट होंगे, कुछ नॉन पोलर पार्ट होंगे, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। भाई एक मैंने सेल बना दी, तो ट्रांसपोर्टेशन बेटा 2 तरीके से हो सकता है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल बना दी, जैसे आपने 10th क्लास में अमीबा के नाम के बारे में सुना होगा कि अमीबा में ऐसे सूडोपोडिया होते हैं, और अमीबा ऐसे किसी खाने के पास में जाता है और अपने सूडोपोडिया को एक्सटेंड करता है और इस तरीके से इस फूड पार्टिकल को ऐसे अंदर ले लेता है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से सूडोपोडिया को अंदर ले लेता है, सूडोपोडिया को ऐसे एक्सटेंड करके ये टेम्परेरी फूड वैक्यूल बना लेता है। तो उसके बाद में इंटरनल डाइजेशन, मतलब अंदर डाइजेशन करने के बाद में सूडोपोडिया को वापस यहाँ से ऐसे कर लेता है, वापस नॉर्मल शेप में आ जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये फूड का पार्टिकल है, या फिर कुछ यहाँ पे क्या हो सकता है, लिक्विड जैसा कुछ हो सकता है। तो फूड का पार्टिकल जो बड़ा पार्ट है, लिक्विड खूब सारा लिक्विड है, अगर फूड का पार्टिकल या फिर कोई बड़ा पार्ट या फिर खूब सारा लिक्विड एक साथ में सेल में अंदर बाहर हो रहा, या तो बाहर निकल रहा है या तो अंदर जा रहा है, इसे बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं, बल्क ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। या तो ये पार्ट पूरा का पूरा अंदर जा रहा है, या तो ये पूरा का पूरा पार्ट यहां से ऐसे बहुत बड़ा पार्ट बाहर निकल रहा है, या फिर यहाँ पे कुछ फ्लूइड अंदर जा रहा है और इतना ही फ्लूइड यहां से बाहर निकल रहा है। तो ये सारा बड़ा पार्ट है ना, बड़े पार्ट के ट्रांसपोर्टेशन को अपन क्या बोलते हैं, बल्क ट्रांसपोर्टेशन। इसे क्या बोलेंगे अपन, बल्क ट्रांसपोर्टेशन, इसे बल्क ट्रांसपोर्टेशन बोल देंगे। इसके बाद में बोला कि कुछ स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन, मतलब स्पेशल टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये एक सेल है, इस सेल में मान लेता हूं कि यहाँ पे पोटेशियम आयन का अंदर बाहर होना होता है, यहाँ पे एक ग्लूकोज को अंदर या फिर बाहर होना होता है, या फिर यहाँ पे कोई भी आयन जैसे मैग्नीशियम आयन हो गया, कोई भी आयन अंदर बाहर होना चाहता है। इसके लिए बोलते हैं कि यहाँ पे बल्क पार्ट यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, कुछ ही पार्ट यहाँ, जैसे यहाँ पे पोटेशियम अंदर जा रहा है, या फिर ये मैग्नीशियम बाहर आ रहा है, या फिर ग्लूकोज का पार्ट अंदर जा रहा है या फिर बाहर आ रहा है। इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन को अपन स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्टेशन बोल देंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन 2 तरीके का होता है, खूब सारा पार्ट एक साथ में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बल्क ट्रांसपोर्टेशन। कुछ ही पार्ट आयंस, कुछ H2O के पार्टिकल, गैसेस, कुछ लिपिड के पैचेज, कुछ प्रोटीन के पैचेज अगर यहां से सेल मेम्ब्रेन से एक्सचेंज होते हैं, वो चाहे सिंपल डिफ्यूजन से हो, चाहे वो फिर ओस्मोसिस हो, चाहे फिर वो कहीं ना कहीं और प्रोसेस हो, अगर 1-2 चीजें ही यहां से एक्सचेंज हो रही तो इसे अपन बोल देंगे स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्टेशन, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन उसे अपन बोल सकते हैं। ये इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब बोलते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करती होगी, तो मैं यहाँ पे एक एक करके बता देता हूँ आपको। सेल मेम्ब्रेन के केस में कुछ यार स्पेशल फीचर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। क्या 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 क्या, तो एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें बोल देता हूं कि यार एक सेल है, एक सेल, जैसे ये सेल है, इस सेल के बाहर से कुछ चीजें अंदर आना चाहती है। जैसे मैं मान लेता हूं कि कुछ सॉलिड पार्ट है, तो यहां से चीजें अंदर आना चाहती है, ये पार्ट है, ये इसके अंदर जा रहा है ऐसे। तो ये क्या करेगी, ये सेल यहां से इसको थोड़ा सा ऐसे अंदर, इसको इस मेम्ब्रेन को थोड़ा सा अंदर एक्सटेंड करेगी, अंदर की तरफ एक्सटेंड करेगी, और फाइनली ये पार्ट इसके अंदर चला जाएगा। समझ गए। इसके बाद में मैं बोलता हूँ कुछ यहाँ पे लिक्विड जैसा पार्ट है, फ्लूइड जैसा पार्ट है, वो भी जब यहाँ पे आएगा तो कुछ इस तरीके से ये अंदर एक्सटेंड करेगी और फ्लूइड वाला पार्ट फाइनली यहाँ पे पहुंच जाएगा। इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को अपन बोलते हैं, एक सेल है, सेल के लिए वर्ड यूज करते हैं अपन साइटो। साइटोलॉजी यानी होता है स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी है। तो सेल क्या करता है, कुछ चीजें को इंटेक कर रहा है, खा रहा है, एक तरीके से खा जाता है। खाने को अपन बोलते हैं फेगो, फेगो यानी होता है खा जाना। सेल अगर कोई चीज को अपने अंदर ले रही है, इनगल्फ कर रही है, उसे अपन बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। एंडो यानी होता है अंदर, अंदर किसी चीज को लेना क्या होता है,
एंडोसाइटोसिस। सेल किसी चीज को अंदर ले रहे तो उससे अपन एंडोसाइटोसिस बोल देंगे। तो ये दोनों के दोनों पार्ट क्या है, एंडोसाइटोसिस। अब ये एंडोसाइटोसिस है, तो इस अगर ये कुछ सोलिड पार्ट है, मैं बोल देता हूं अगर सोलिड पार्ट है तो ये जो दोनों प्रोसेस है ये तो क्या है, इसे मैं बोल देता हूं एंडोसाइटोसिस। क्या बोला मैंने, एंडोसाइटोसिस, अंदर लेना किसी चीज को। सॉलिड पार्ट है तो मैं उसे बोल दूंगा फेगोसाइटोसिस। सॉलिड पार्ट के केस में मैं क्या बोलता हूं, स्पेशल नाम बोलता हूं भाई, फेगोसाइटोसिस। फेगो यानी खा जाना, किसी चीज को खा जाना। एक सेल किसी चीज को खा जाती है, जैसे अमीबा फूड पार्टिकल को खा जाती है। जैसे अपनी बॉडी में डब्ल्यूबीसी सेल, डब्ल्यूबीसी सेल फॉरेन पार्टिकल, जैसे ही कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करता है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, प्रोटोजो हो, डब्ल्यूबीसी सेल उसे खा जाती है, एक तरीके से अंदर लेके इनगल करके मार देती है उसे। सेल क्या कर रही है, सॉलिड पार्ट को अंदर इनटेक कर रही है, उसे अपन एंडोसाइटोसिस बोल रहे हैं। सॉलिड पार्ट है तो फेगोसाइटोसिस। और अगर वो लिक्विड पार्ट है तो इसे अपन यहां पे बोल देंगे सेल किसी चीज को पी रही है, सेल ड्रिंकिंग कर रही है, सेल ड्रिंक कर रही है, इसे अपन बोल देंगे पिनोसाइटोसिस। सेल किसी चीज को पी जाती है, इसे पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही सेम केस उल्टा भी तो हो सकता है भाई, एक चीज को बाहर सेल एक्सिट करना चाहती है, यहां से बाहर फेंकना चाहती है सेल, तो इस चीज को यहां से सेल बाहर फेंक रही है। उसके बाद में कुछ फ्लूइड पार्टिकल को, जैसे वैक्यूल में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भरा हुआ, उससे भी तो बाहर फेंक सकती है सेल। तो दोनों केस में क्या होगा, अगर सेल किसी वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे मान लो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट को अगर सेल बाहर फेंकती है तो इसे अपन बोल देंगे सेल का एक्सक्रीशन। एक तरीके से क्या हो गया, एक्सक्रीशन। सेल एक्सक्रीट कर रही है किसी चीज को, एक्सक्रीट कर रही है। ये जो यहाँ पे बात कर रही है कि अगर कोई, जैसे मान लो ये सेल ग्लैंड में काम कर रही है, कोई अपनी बॉडी में ग्लैंड से जो सिक्रेशन करती है, तो सिक्रेशन करने वाला पार्ट है, तो यहाँ पे बोल देंगे इसे अपन कहीं ना कहीं सिक्रेशन बोल देंगे। और ये यहां से सिक्रेशन हो रहा है, ये हो गया यहाँ पे सिक्रेशन। ये दोनों केस में क्या हो रहा है, दोनों केस में सेल किसी चीज को बाहर फेंक रही है। बाहर फेंकने को अपन बोलते हैं वॉमिटिंग ऑफ सेल। क्या बोला, वॉमिट करना। सेल उल्टी कर रही है, वॉमिट करना। वॉमिट करने की प्रोसेस को अपन ऐसे दो तरीके से पढ़ सकते हैं, और इसे अपन सिंपल लैंग्वेज में बोल देंगे एक्सोसाइटोसिस। देखो, एंडोसाइटोसिस का मतलब था चीजों को अंदर लेना, और बाहर फेंकने को अपन बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं सेल वॉमिट कर रही है, सेल किसी चीज को बाहर फेंक रही है। अब वो एक्सक्रीटरी मटेरियल तो एक्सक्रीशन बोल देंगे, वेट मटेरियल तो। और अगर किसी ग्लैंड में सिक्रेशन हुआ, जैसे एंजाइम सिक्रेशन हो गया, हार्मोन सिक्रेशन हो गया, तो ये सारा का सारा पार्ट क्या है, सिक्रेशन में आ जाएगा। ये मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्टेशन था, इस तरीके से मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करती है। अब बल्क में चीजें ट्रांसपोर्ट कर रही है और स्पेशल ट्रांसपोर्ट करती है, तो उसे अपन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन बोल देते हैं। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूं बहुत सारी चीजें ऐसी है सेल मेम्ब्रेन के केस में जो अंदर बाहर नहीं हो सकती है चीजें। तो अंदर बाहर अगर चीजें नहीं हो सकती है तो उसको किस तरीके से अपन देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूं कि एक वाटर के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर वाले पार्ट से बाहर जाना है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे बेचारा जाता है, यहाँ पे जाता है और यहाँ पे पहुंचता है, और यहाँ से जब ये इधर बाहर निकलने की कोशिश करता है या फिर यहाँ से सेल में अंदर आने की कोशिश करता है, तो वाटर का मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पे जाता है तो ये वाला पार्ट इसे बुला लेता है पास में, क्योंकि ये तो लविंग पार्ट है ना, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, लेकिन ये वाला पार्ट इसे बोलता है नहीं जाने दूंगा। तो वाटर का पार्टिकल बेचारा यहाँ से निराश हो जाता है। वाटर का पार्टिकल बेचारा यहाँ पे क्या हो गया बेटा, निराश हो गया। अब वाटर का पार्टिकल अगर यहाँ से इधर जाना चाहता है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक घूमता है, इसे एक पार्ट मिलता है, इसमें एक कोई पर्सन मिलता है और वो बोलता है क्यों परेशान है भाई वाटर, तो ये वाटर क्यों परेशान है, तो वाटर को पूछा जाता है, वाटर बोलता है कि मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा, तो जाने नहीं दिया जा रहा, तो ये प्रोटीन बोलता है, तो इंटीग्रल प्रोटीन है, वो बोलता मैं जाने देता हूँ, तो अभी मैं तेरे को रास्ता बना के देता हूँ, और ये प्रोटीन यहां से इसको एक रास्ता देती है, इस तरीके से रास्ता दे देती है इसको, इस तरीके से यहाँ पे इसके लिए क्या बना देती है, एक यहाँ पे टनल बना देती है, एक पोर बना देती है। इस प्रोटीन से यहाँ पे पोर में से ये वाटर अंदर से बाहर और बाहर से अंदर हो सकता है। तो जैसे ही ये वाटर यहाँ से इधर से निकलेगा तो ये वाटर यहाँ पे जाके क्या हो गया, यहाँ पे जाके ये हंसने लग गया, खुश हो गया। क्यों? क्योंकि इस प्रोटीन ने इसको अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर जाने दिया है। इस वाटर को अपन ऐसे लैंग्वेज में एक्वा भी बोलते हैं। एक्वा को जाने दिया एक प्रोटीन ने, और प्रोटीन ने एक पोर बना दिया, अपने अंदर से एक चैनल बना दिया है,
इसलिए इस प्रोटीन को अपन कहीं ना कहीं अब जाके बोल देंगे एक्वापोरिन। क्या बोल देंगे इसे? एक्वापोरिन इसे अपन बोल देंगे। क्या बात समझ में आई? वाटर जैसे बहुत सारे पार्टिकल, जैसे आयंस हो गए, जैसे ग्लूकोज हो गया, जो कहीं ना कहीं आयंस हो गए, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये सारे के सारे पोलर हेड है। पोलर पार्ट को ये यहां से ये लिपिड वाला पोर्शन इसे आगे जाने नहीं देगा, आगे ट्रेवल नहीं करने देगा। ऐसे केस में जैसे मैं बोलता हूं यहाँ पे H2O तो हो ही गया, उसके बाद में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल में बोलता हूं ग्लूकोज को भी अंदर बाहर होना है। इस तरीके से यहाँ पे इधर जाना है, या फिर बाहर से अंदर आना है, फिर अंदर से बाहर जाना है। तो यहां से जाने के लिए ये पार्ट भी यहाँ पे परेशान है, ये भी यहाँ पे रो रहा है। इसके लिए यहां से यही प्रोटीन फिर से क्या बनाती है, एक रास्ता बनाती है जिसे अपन बोलते हैं टनल। टनल बोल देंगे, टनल प्रोटीन बोल देंगे, या फिर बना देते हैं यहाँ पे चैनल। तो इसे अपन कहीं ना कहीं ऐसे स्पेशल पार्टिकल्स को यहां से अंदर बाहर होने दिया जा रहा है, इसलिए इस प्रोटीन का बेटा अपन नाम रख देते हैं यहाँ पे चैनल प्रोटीन, या फिर बोल देते हैं यहाँ पे टनल प्रोटीन। टनल बनी है ना यहां से, तो टनल प्रोटीन और चैनल प्रोटीन ऐसा कुछ पार्ट बना देती है जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है, जो चीजों को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। ऐसा कुछ यहाँ पे पोर्शन देखने को मिलता है। अब बोलते हैं चीजें अगर बाहर से अंदर और अंदर से बाहर एक्सचेंज हो रही है, तो इसमें किस तरीके से और भी ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या? तो बोलते हैं कि अगर मैं बोलता हूं कि एक ये चेंबर है, इस चेंबर में सेल पड़ी हुई है, या फिर ये पूरा चेंबर ही सेल है, और यहां से चीजें अंदर बाहर होना चाहती है, तो अंदर बाहर होने के केस में यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी देखी गई है कि इस सेल के इस पोर्शन से चीजों को अंदर बाहर करना है, तो अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन किसी चीज की ज्यादा, जैसे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, या फिर यहाँ पे ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा है, या फिर यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर सराउंडिंग में, बाहर की सराउंडिंग में अगर किसी चीज का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में चीजें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर अंदर चली जाती है। इसे अपन बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से चीजें हायर टू लोअर जब चीजें जाती है, तो क्या यहाँ पे एनर्जी यूज होती है क्या? तो अपन बोलेंगे नहीं यार, हायर टू लोअर तो चीजें बिना एनर्जी का यूज किए ही चली जाती है। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन का बेटा यहाँ पे नाम अपन बोलते हैं। और जहां पे चीजें विदाउट एनर्जी अगर ट्रांसपोर्ट हो जाती है अंदर बाहर, इसे अपन बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं इसे? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा भी यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है। अगर चीजें हायर टू लोअर अपने आप ही जा रही है, जैसे मान लो किसी मेम्ब्रेन का यूज चाहिए, चाहे चैनल प्रोटीन का यूज कर रही है, चाहे एक्वापोरिन है, किसी भी प्रोटीन का यूज करके ये हायर टू लोअर जा रही है, तो इसे अपन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का यूज नहीं किया जा रहा। एनर्जी का यूज नहीं करते तो बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अगर मैं बोलता हूं कि एक सेल है, एक चेंबर है, और इस चेंबर में क्या हो रहा है, इधर कंसंट्रेशन है लोअर, इधर कंसंट्रेशन लोअर है, इधर कंसंट्रेशन हाई है, किसी भी चीज की कंसंट्रेशन। अगर अपन को हायर टू लोअर जाना है, तो ये चीजें यहां से अपने आप जा सकती है विदाउट एनर्जी यूज। लेकिन अपन चाहते हैं कि चीजें यहां से यहां पे जानी चाहिए, लोअर टू हायर ही जानी चाहिए कंसंट्रेशन। तो ये तो कहीं ना कहीं एक जबरदस्ती होगी, और जबरदस्ती जहां पे की जाती है वहां पे एनर्जी यूज करना पड़ेगा। अगर एनर्जी का यूज कहीं पे हो रहा है, किसी ट्रांसपोर्टेशन में अगर एनर्जी का यूज हो रहा है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन को अपन बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ये इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है कि मेम्ब्रेन से अगर हायर टू लोअर चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है और उसमें एनर्जी यूज नहीं की जाए, तो उससे अपन डिफ्यूजन बोल देते हैं, सिंपल डिफ्यूजन बोल देते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में कोई एनर्जी मतलब यूज नहीं की जाती है। तो डिफ्यूजन का सिंपल सा मीनिंग यही तो है कि हायर टू, जैसे मैं बोलता हूं कि डिफ्यूजन का मतलब क्या है, सिंपल सा मीनिंग ये है कि मेरे पास में यहाँ पे डिओड्रेंट है, मैं यहाँ पे डिओड्रेंट जैसे प्रेस करता हूं, तो अगर आप कहीं पे दूर बैठे हो तो यहां से डिओड्रेंट आप तक पहुंच जाएगा। क्या मैंने उससे स्मेल वाले पार्टिकल को बोला था कि यहाँ पे चला जा, यहाँ पे चला जा? नहीं बोला था। फिर भी वो चीजें हायर, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन हायर। जैसे अगरबत्ती लगाते हैं ना अपन, अगरबत्ती किसी कॉर्नर में लगाते हैं, मंदिर में लगाते, तो सारे घर में या फिर सारे गार्डन में उस अगरबत्ती की खुशबू हो जाती है। क्या अपन उस अगरबत्ती को बोलते हैं, स्मेल के पार्टिकल को बोलते हैं कि तू यहां से यहां पे चला जा? नहीं, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन से चीजें अपने आप ही लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है।
ये नेचर का रूल है, इस नेचर में हायर टू लोअर चीजें अपने आप फैल जाती है, इसे सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। सिंपल डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल डिफ्यूजन का ही भाई एक और है और उसका नाम है ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन का एक भाई है, उसका नाम क्या है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? क्या ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एक ही बात है? मैं बोलता हूं हाँ एक ही बात है, कोई इसमें ज्यादा चेंजमेंट नहीं है। तो एक ही बात है, तो कितना सा चेंज है? तो छोटा सा चेंज है यहाँ पे। कौन सा चेंज है छोटा सा? भाई एक यहाँ पे मैंने एक चेंबर बनाया, इस चेंबर में मैंने यहाँ पे इस चेंबर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन ही है, ये मेम्ब्रेन है। अब मैंने यहाँ पे किसी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन भर दिया, यहाँ पे भी मैंने किसी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन भर दिया। मैं बोलता हूँ सिंपली यहाँ पे ऐसा यूज कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने वाटर भर दिया और यहाँ पे मैंने शुगर के 6 पार्टिकल रख दिए। इस तरीके से मैंने शुगर के 6 पार्टिकल रख दिए, बहुत बढ़िया। ये एक सॉल्यूशन बन गया सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। इसका एक कंसंट्रेशन C1 बोल देते हैं, ये तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, इसकी अपन को ज्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है। इधर मैंने यहाँ पे वाटर भर दिया, इधर जो मैंने शुगर का कंसंट्रेशन भरा है वो ज्यादा भर दिया, यहाँ पे मैंने शुगर के पार्टिकल थोड़े ज्यादा भर दिए। मुझे बताओ इधर का पानी मीठा होगा कि इधर का पानी? तो इधर का पानी मीठा होगा ना यार। अगर मैं इसे चेंबर बी बोल दूं, इसे चेंबर में ए बोल दूं, तो बी चेंबर का पानी ज्यादा मीठा है। क्यों? क्योंकि मैंने शुगर के पार्टिकल ज्यादा डाल दिए। अब मुझे बताओ रियल में हुआ क्या है? रियल में हुआ ये है कि शुगर के पार्टिकल ने पानी को यहाँ पे बिजी कर दिया, तो पानी यहाँ पे ज्यादा बिजी हो गया क्योंकि शुगर के पार्टिकल ज्यादा। इधर पानी कुछ एक शुगर पार्टिकल के साथ में बिजी है, क्योंकि शुगर पार्टिकल कम मतलब पानी कम बिजी है, फ्री पानी ज्यादा है। इधर वाटर का कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ वाटर इधर ज्यादा है। मैं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वाटर के कंसंट्रेशन की। ओनली और ओनली वाटर इधर ज्यादा फ्री है, इधर कम फ्री है वाटर। तो मुझे बताओ वाटर का कंसंट्रेशन किधर ज्यादा हो गया? तो वाटर का कंसंट्रेशन जो ज्यादा हुआ है वो पार्ट है ये वाला। वाटर इधर से इधर जाएगा, कोई भी चीज अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। हायर कंसंट्रेशन, कोई भी सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से किधर जाता है? अपने लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो वाटर देखो यहाँ पे वाटर की हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे वाटर की लोअर कंसंट्रेशन, तो वाटर सिंपल डिफ्यूजन से यहाँ पे इधर चला गया है। इसे अपन डिफ्यूजन ही बोलेंगे, समझ गए बात। लेकिन अगर बीच में मेम्ब्रेन है और वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अगर बीच में मेम्ब्रेन है और वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो इस डिफ्यूजन को अपन बोलेंगे ऑस्मोसिस। इतना सा ही ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फर्क है, बाकी डिफ्यूजन ही होती है, सारी चीजें डिफ्यूज्ड ही होती है। ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया। ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का कुछ नाम बोला गया, इस मेम्ब्रेन का कुछ नाम बोल दिया गया। इस मेम्ब्रेन का नाम है, ऐसे बोल देते हैं कि कुछ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल यानी क्या होता है? सेमी परमिएबल एक तरह से घटिया वर्ड है, इससे अच्छा वर्ड बताता हूं मैं आपको। देखो, सेमी यानी होता है हाफ, सेमी यानी होता है हाफ, आधा। सेमी यानी आधा होता है, परमिएबल यानी आना जाना, परमिशन देना, तो आधी परमिशन है। आधी परमिशन क्या है? यार अब मैं बोलता हूं कोई सॉल्यूशन भराओ जिसमें बहुत सारे सॉल्यूट है और कुछ सॉल्वेंट है, तो ये एक सॉल्यूशन का कंपोजिशन भराओ। यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें एक बीच में मैंने एक लेयर बना दी। वो लेयर क्या करती है? आधी चीजों को इधर जाने देती है, आधी चीजों को बोलती है नहीं 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 नहीं, नहीं जा सकते। कुछ चीजों को यहां से यहां पे जाने दे रही है, लेकिन कुछ चीजों को यहां पे रोक रही, आधी चीजों को रोक रही, तो बोलेंगे सेमी परमिएबल, आधा परमिएबल। आधा परमिएबल ये मेम्ब्रेन है, और आधे परमिएबल जैसे मान लेता हूं इस तरफ सॉल्यूशन भरा हुआ है वाटर और चीनी का, शुगर का, तो शुगर को यहां से यहां पे नहीं जाने दे रही, सिर्फ और सिर्फ वाटर को आने जाने दे रही है मेम्ब्रेन। इसलिए इस मेम्ब्रेन का नाम क्या बोल दिया? सेमी परमिएबल। अब मैं बोलता हूं ऐसी ही मेम्ब्रेन अपने पास में और है, और इसी मेम्ब्रेन का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा नाम चेंज कर दिया गया, और यहाँ पे अब की बार इस मेम्ब्रेन को बोल दिया गया सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोला गया? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल क्यों बोला गया? अब जैसे यहाँ पे कंपोजिशन भरा हुआ है, जिसमें शुगर भी है, जिसमें सोडियम भी है, जिसमें क्लोरीन भी है, ऐसा कुछ यहाँ पे आयंस भी भरा गया है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड भर दिया गया, यहाँ पे मैग्नीशियम भी डाल दिया गया, ऐसी चीजें। अब इधर मान लेता हूं कि सोडियम की रिक्वायरमेंट है, सोडियम की रिक्वायरमेंट है, तो यहां से अगर सोडियम की रिक्वायरमेंट, सोडियम इधर से इधर चला जाएगा, तो सोडियम यहाँ पे ज्यादा था इसलिए यहाँ पे सोडियम चला गया, बहुत अच्छी बात है। तो सोडियम भी यहाँ पे साथ में चला गया, क्योंकि इधर सेल में रिक्वायरमेंट थी, इस वाले चेंबर को सोडियम की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है,
उसके बावजूद मैग्नीशियम इधर नहीं जा पाएगा। मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, कोई चीज हायर टू लोअर जाती है लेकिन यहां से नहीं जा पा रही, इसका मतलब ये मेम्ब्रेन मैग्नीशियम को इधर से इधर नहीं जाने देती। मतलब ये सेल की जैसी डिमांड होती है वैसे सिलेक्ट करती है चीजों को। ये मेम्ब्रेन अगर चीजों को सिलेक्ट उसी तरीके से करती है जैसे इस चेंबर की डिमांड है, इस सेल की डिमांड है, इस सेल में से इस सेल में जाना है कि नहीं जाना, तो यहाँ पे चीजें ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। इसलिए इस मेम्ब्रेन का अच्छा नाम है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्ट करके चीजों को इधर उधर करती है मेम्ब्रेन, तो इस मेम्ब्रेन का नाम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोल दिया गया। और अगर वाटर ट्रांसफर ऐसे हो रहा है तो इससे अपन ऑस्मोसिस बोल देते हैं। एक वर्ड आपने और सुना होगा, जैसे आपने सबने आरओ का नाम सुना होगा। आरओ सबके घर में लगा होता है ना, जो पानी को फिल्टर करता है, वो उस आरओ का नाम क्या है? उस आरओ का नाम क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? मैंने क्या बोला था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर वाटर अपने आप चला जाता है। मैं बोलता हूं यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल कम फ्री है, उसके बावजूद मैं वाटर को इधर भेजना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। उल्टा काम कर रहा हूं मैं, एनर्जी देनी पड़ेगी। जबरदस्ती कर रहा हूं मैं, जबरदस्ती कर रहा हूं तो मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी देने के लिए अपन उसके आरओ के प्लग को लाइट में लगा देते हैं ना, तो वो लाइट क्या देती है? वहां से एनर्जी देती है। तब यहाँ पे कम वाटर, जो यहाँ पे कुछ इंप्योरिटीज में घुला हुआ वाटर है, वो भी यहाँ से छन के इधर आ जाता है। इसलिए ऑस्मोसिस का उल्टा काम हो जाता है। और ऑस्मोसिस का उल्टा काम ही तो रिवर्स ऑस्मोसिस है, यही तो आपका आरओ है। तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से चीजें बल्क में और किस तरीके से स्पेशल तरीके से चीजें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होती है। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, सब जो भी नीट का सिलेबस है, जो भी आपका पूरी है, दोनों एनसीईआरटी 11th और 12th की जो भी एनसीईआरटी जहां पे भी ये चीजें मेंशन की गई है, यहां से पूरी की पूरी क्लियरिटी आएगी। उसके बारे में बोलना, क्या सेल मेम्ब्रेन ग्रोथ कर सकती है? क्या सेल मेम्ब्रेन का ग्रोथ करने में कोई रोल है? तो बोलते हैं रोल है नहीं यार। जैसे ये सेल है और इस सेल का साइज बढ़ना है, इस सेल में साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ रहा है, तो सेल का जब साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ेगा तो ये धक्का मारेगी तो यहाँ पे कुछ सेल रप्चर होगी ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन वापस अपने आप को रिफॉर्म कर लेती है। इसका मतलब ये सेल जब एक्सटेंड होती है, यहां तक ये ग्रोथ करती है, तो सेल मेम्ब्रेन का कहीं ना कहीं ग्रोथ में भी रोल है। तो नई सेल मेम्ब्रेन बन जाती है जहां से धक्का लग रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रोथ में भी इसका रोल है। उसके बाद में क्या सेल सिक्रेशन में रोल करती है? तो मैंने अभी बताया आपको कि सेल सिक्रेशन में रोल करती है। सिक्रेशन में रोल करने का मतलब, अगर कोई सेल ग्लैंड में प्रेजेंट हो वो सिक्रेशन करेगी। कोई सेल अगर कहीं पे हार्मोन एंजाइम रिलीज करना, जैसे आपकी गट के सराउंडिंग में बहुत सारी एसेसरीज ग्लैंड होती है जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करती है और वहां से सिक्रेशन होता है। तो सिक्रेशन में सिक्रेटरी सेल आएगी। सिक्रेटरी सेल सिंपल डिफ्यूजन से चीजें यहां से यहां पे ट्रांसफर कर देती है, सिक्रेशन कर देती है, एक तरीके से एक्सोसाइटोसिस कर देती है। तो सिक्रेशन में भी सेल मेम्ब्रेन का रोल होता है, क्योंकि चीजें फाइनली सेल मेम्ब्रेन से ही तो बाहर निकलती है। अब मैं तुम्हें ये बोल दूं कि एक सेल है, इसके बाहर ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है सेल वॉल। अगर प्लांट सेल की बात करूं तो सेल वॉल तो कहीं ना कहीं डेड ही होती है। अब सेल वॉल के इसमें क्या होता है, ऐसे फेजेस बने होते हैं भाई। ये मान लेता हूं सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। सेल वॉल के बीच में क्या होता है? गैप होते हैं। तो सेल वॉल के बीच में ऐसा है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट अगर सेल वॉल से अंदर जाना चाहता तो नहीं जा पाएगा, तो ये बड़ा पार्ट है। छोटे पार्ट क्या होते हैं? यहां से ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, पर फाइनली ये जो अंदर जाना चाहते हैं तो इस सेल मेम्ब्रेन को, इस बैरियर को पार करना पड़ेगा। तो चीजें कहीं ना कहीं सिक्रेशन में, कहीं ना कहीं ग्रोथ में फाइनली रोल प्ले जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन का ही होता है। सेल वॉल कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे रही होती है। सेल वॉल अगर यहाँ पे एक प्लांट सेल दूसरी प्लांट सेल से कनेक्शन बनाना चाहती है, तो वो मैं आपको सेल वॉल में बताऊंगा कि सेल वॉल किस तरीके से प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन बना देती है, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में जो बात है वो है, क्या सेल मेम्ब्रेन एक सेल से दूसरी सेल से कनेक्शन भी बनाती है क्या? तो दो सेल एक साथ में कनेक्शन बनाती है। तो अपन यहाँ पे बोलते हैं भी, जैसे आप टिश्यू वाला जो चैप्टर है, जो एनिमल टिश्यू होता है, जो कहीं ना कहीं नई एनसीईआरटी में डिलीट कर दिया, पर आपको जानना चाहिए, जो टिश्यू वाला चैप्टर है, जो न्यूरॉन सेल है, कहीं ना कहीं न्यूरॉन सेल मस्कुलर सेल कनेक्शन बनाती है, जिसे अपन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं सेल के जंक्शंस जो होते हैं, वहां पे सेल एक दूसरी सेल से ऐसे कनेक्शन बनाती है, जैसे एक सेल यहाँ पे है और दूसरी सेल ऐसे यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्शन जनरेट कर लेती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन ही है जो यहाँ से ऐसे कनेक्शन बिल्डअप करती है। तो सेल मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं एक सेल से दूसरी सेल को कनेक्ट भी करती है, तो ये कनेक्शन भी बनाती है। तो मैंने क्या क्या रोल बताया? मैंने रोल बताया यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करती है, ग्रोथ में भी हेल्प करती है और सिक्रेशन भी करती है, और लास्ट में मैंने बोला कि सेल टू सेल कनेक्शन भी बिल्डअप करती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी चाहिए
इसके अलावा बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में इससे आगे आपको जानना बिल्कुल भी नहीं है। इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप लगा के देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं ना कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, फटाफट आंसर देने की मैं आपको कोशिश करूंगा। सारा मॉडल आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से चैनल प्रोटीन बनती है, किस तरीके से यहाँ पे वो जो टनल प्रोटीन बनती है, एक्वा प्रोटीन बनती है। अच्छा, जहां पे अगर जबरदस्ती किसी चीज का काम किया जा रहा है तो वहां पे एटीपी का यूज होगा ना भाई। जबरदस्ती अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर चीजें भेज रहे हैं तो वो तो सिंपल डिफिजन हो गया, लेकिन लोअर टू हायर भेज रहे हैं, जबरदस्ती भेज रहे हैं तो एटीपी यूज होगा। एटीपी यूज वाले ट्रांसपोर्टेशन को एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बोल देते हैं, ये बात आपको याद रखनी। तो एक्टिव और पैसिव में यही फर्क है कि अगर एनर्जी यूज की जाए तो एक्टिव, एनर्जी नहीं यूज की जाए तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ये सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार दोबारा से यहाँ पे घुमा के देखिए। और क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सारे बच्चों को सबसे जरूरी काम ये है कि पहले किसी भी चैप्टर की थियरी अच्छे से पढ़ो। थियरी में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो सारे कॉन्सेप्ट आप एकदम आपके दिमाग में पहले सेट होने चाहिए। उसके बाद में ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, बाकी अनर्गल क्वेश्चन कहीं से भी ट्राई नहीं करना है। 1000 तरीके के पजल्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप फंस जाओगे। वैसे क्वेश्चन नीट में अब नहीं आते हैं, 6-7 साल पहले आते थे, अब नहीं आते हैं, अब सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आपके कॉन्सेप्ट सही से बिल्डअप रखो ताकि आप आंसर रीजन के क्वेश्चन, एआर वाले क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना सबसे जरूरी है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप अच्छे से करो और उसके बाद में आप क्या करो, उसके बाद में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लगाओ। और नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं थियरी को दोबारा से रिवाइज करो। एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा चीजें जो भी आपको लगती है कि ये चीजें मेरे को याद रख लेनी चाहिए तो उसे आप एनसीईआरटी में मेंशन कर लो या फिर एक छोटी नोटबुक बना लो जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।